औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एन एलाइड कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज मुल्तान एंड दिस इज़ योर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी लेक्चर। बेसिकली इन दिस वीक वी आर स्टडिंग अबाउट एनाटॉमी। मैंने आपको बताया था कि इस वीक में हम एनाटॉमी को ही स्टडी करेंगे और मैंने आपको एनाटॉमिकल पोजीशंस के हवाले से, एनाटॉमिकल मूवमेंट्स के हवाले से बता रही थी। तो हमने स्टार्ट किया हुआ था अपना कौन से टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, चैप्टर नंबर 2 हमारा एनाटॉमी का चल रहा है और उसमें हमारा टॉपिक है एनाटॉमिकल टर्म्स ऑफ मूवमेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर्स का थोड़ा सा हम एक रिव्यू ले लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने थोड़ा सा पढ़ा था, अपनी जो टर्मिनोलॉजीज हमने पढ़ी थी वो था फ्लेक्शन और लेटरल फ्लेक्शन। फ्लेक्शन का मैंने आपको बताया था कि ये बेंडिंग मूवमेंट होती है और लेटरल फ्लेक्शन मैंने कहा था कि मूवमेंट जो एक साइड पर होगी, बेंडिंग जो एक टूवर्ड्स द साइड ऑफ द बॉडी, तो वो लेटरल फ्लेक्शन थी। और लेटरल का मतलब ही क्या होगा, अवे फ्रॉम द मिड लाइन। एक्सटेंशन का मैंने आपको बताया था कि जिसमें एंगल जो दो बोन्स के दरमियान है वो बढ़ जाता है, यानी इसमें स्ट्रेटनिंग का काम हो रहा होता है और फ्लेक्शन में बेंडिंग का काम हो रहा होता है। बेंडिंग मूवमेंट हो रही होती है और एक्सटेंशन में जो है वो स्ट्रेटनिंग मूवमेंट हो रही होती है, जो आपका जॉइंट है वो स्ट्रेट हो रहा होता है। तो स्टूडेंट्स, एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जहाँ पर मूवमेंट की बात होगी वहाँ पर आपने वर्ड मूवमेंट यूज़ करना है और जहाँ पर पोजीशन की बात होगी वहाँ पर हमने वर्ड पोजीशन यूज़ करना है। तो यहाँ पर फ्लेक्शन है तो ये एक मूवमेंट है, तो ये बेंडिंग मूवमेंट होगी। और एक्सटेंशन जो है ये एक आप कह लोगे मूवमेंट बाय होगी इन विच द एंगल बिटवीन द टू बोन्स इज़ इंक्रीज्ड। तो ये स्ट्रेट हो जाता है जॉइंट। इसके हमने हमने डिफरेंट जॉइंट्स का पढ़ा भी था कि इसमें जो है वो, जैसे हमने पढ़ा था उसका नी जॉइंट का देख लिया था। तो इस तरीके से हमने जो है दूसरी एग्जांपल एल्बो जॉइंट की देख ली थी, तो उसी में हमने बेंडिंग भी देखी थी और फिर मैंने आपको एक्सटेंशन के हवाले से भी एग्जांपल्स बताई थी। उसके बाद हमने एबडक्शन पढ़ा था और एबडक्शन में मैंने कहा था मूवमेंट अवे फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस, अवे फ्रॉम द सेंट्रल या आप कह लो मीडियन लाइन। और फिर मैंने आपको एडक्शन पढ़ाया था। एडक्शन जो था वो टूवर्ड्स द सेंट्रल एक्सिस मूवमेंट हो रही थी और इसमें मैंने आपको फिंगर्स के हवाले से भी बताया था कि किस तरह से फिंगर्स सेपरेट होती हैं और किस तरीके से फिंगर्स एक दूसरे से कौन सी वाली मूव। एबडक्शन और एडक्शन में मैंने आपको फिंगर्स का भी एडिशन कराया था कि एक में जो है वो फिंगर्स सेपरेट हो रही होती हैं और एक में फिंगर्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रही होती हैं, बिल्कुल जैसे एनाटॉमिकल पोजीशन में होती हैं। ये मैंने कल पढ़ाया था आप लोगों को। उसके बाद मैंने आपको रोटेशन के हवाले से पढ़ाया था कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में जो मूवमेंट होती है बॉडी की अराउंड इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। फिर मैंने आपको थोड़ा सा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस का बताया था कि वो वर्टिकल लाइन होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और बच्चे, मैंने आपको बार बार फोकस करती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर्स को एक बार सुन लिया करो। अगर नहीं सुना हुआ, अव्वल तो ये बेस्ट है कि आप डेली अपने लेक्चर्स को अटेंड किया करो, उनके नोट्स बनाया करो, उनको जो एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसको नोट डाउन कर लिया करो। क्योंकि अगर जो बच्चे इस तरह से करते हैं ना कि ये बिगनिंग है, इनिशियल है, ये तो हम कर लेंगे, बाद में कवर हो जाएंगे, स्टूडेंट्स रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी आप उस चीज़ को कवर नहीं कर सकते। जो वक्त आप ज़ाया कर देते हो उसको आप कभी भी उसको जो है ना आप ओवरकम नहीं कर सकते कि आपको जो मेरा वक्त ज़ाया हो गया उसको मैं कंपनसेट करता हूँ। जो वक्त ज़ाया कर दिया है वो अब कर दिया है, इसलिए बहुत बहुत आप लोगों के लिए कंपल्सरी है कि जो टाइम आपको मिला हुआ है इसको अपना प्रिपरेशन करो, अपना इनिशियली ही सारी चीज़ों को सीरियस लो, अपने काम नोट्स बनाओ, अपना जो कंसंट्रेशन है ना वो पढ़ाई से नहीं हटानी। तो बाद में फिर जब सारा सिलेबस कवर हो जाता है तो फिर आप लोग टिप्स ढूंढ रहे होते हैं किस तरह हम तैयारी कर लें, किस तरह से हमें शॉर्टकट्स का पता चल जाए। तो बच्चे, ये गलत वे होता है। पढ़ने का सही तरीका ये होता है कि जब साथ के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है तो साथ के साथ आप उसको जो है ना याद भी करो, साथ के साथ आप उसके नोट्स भी बनाओ। जब आपके टीचर्स की साइड से इतनी एफर्ट्स आ रही हैं तो बच्चों आप लोगों को भी इस चीज़ पे कॉपरेट करना चाहिए कि जो है ना साथ के साथ उन चीज़ों को याद भी करो, नोट्स भी बनाओ, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट टर्म है हमारे पास मीडियन रोटेशन। मीडियल रोटेशन ये था रोटेशन टुवर्ड्स द मीडियल साइड ऑफ द बॉडी।
और लेटरल रोटेशन थी, रोटेशन टुवर्ड्स द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी। तो ये दो टर्मिनोलॉजीज आपको बताई थी। और फिर सर्कमडक्शन था। सर्कमडक्शन मैंने कहा था कि कम्बिनेशन सीक्वेंस होता है मूवमेंट्स का, फ्लेक्शन, एबडक्शन, एक्सटेंशन और एडक्शन, इन सबको कंबाइन करके आ रहा था। और फिर मैंने आपको प्रोनेशन को प्रोन पोजीशन से और सुपिनेशन को स्पाइन पोजीशन से बता दिया था, क्लियर कर दिया था। तो होपफुली ये जो प्रीवियस लेक्चर मैंने रिवाइज कराया है, और थोड़ा सा बच्चे इस चीज़ को उसमें नहीं, मतलब जो आपको एडवाइस की जा रही है इसको हमेशा पॉजिटिव सेंस में लेना है कि अगर आपको कहा जा रहा है कि पढ़ें तो इसमें आप लोगों का ही फ़ायदा है। इसको जो है ना सीरियस लेके काम को जो है ना हमने करना है, ठीक है। होपफुली आप इस चीज़ को जो है ना ज़रूर अंडरस्टैंड करेंगे और अपना जो है ना वर्क पे फोकस करेंगे 100%। आज जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट, करंट जो हमारी टर्म आपके सामने है वो है प्रोट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन, मैं आगे दोबारा से वर्ड बोल रही हूँ, ये वर्ड है प्रोट्रैक्शन। इसमें ये होता है अ फॉरवर्ड और एंटीरियर मूवमेंट ऑफ एन एनाटॉमिकल पार्ट ऑफ द बॉडी। अगर आपका कोई बॉडी पार्ट जो है वो आगे की तरफ, फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ, एंटीरियर का मतलब आगे की तरफ, अगर वो हरकत कर रहा है, उसकी हरकत हो रही है, तो वो प्रोट्रैक्शन कहलाएगी। और ये जो मूवमेंट है ये स्पेशली शोल्डर गिडल के लिए होती है, यानी आपके शोल्डर वाले पार्ट के लिए, और लोअर जाए जो नीचे वाला जबड़ा होता है उसके लिए होती है। तो जो हमारे पास दो बातें आई हैं, क्या बातें हमें समझ में आई? प्रोट्रैक्शन में हमने फॉरवर्ड या फिर एंटीरियर मूवमेंट होती है हमारी बॉडी के पार्ट की, और कौन से पार्ट्स को स्पेसिफाई कर रहे होते हैं? शोल्डर आपका, और एक आपका लोअर। लोअर का मतलब नीचे वाला, जॉ का मतलब जबड़ा, नीचे वाला जबड़ा। इसके मूवमेंट में आप प्रोट्रैक्शन जो है, ये टर्म जो है उसको ऑब्जर्व करोगे। तो मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाती हूँ प्रोट्रैक्शन की। ये देखो, ये जो पहले वाले में आप देखोगे, ये इसने अपना जो बाजू है, शोल्डर है, ये देखो ये फॉरवर्ड किया हुआ है, आगे की तरफ किया हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रोट्रैक्शन। मैं आपको जॉज वाला भी दिखाती हूँ, पहले आप इसको ऑब्जर्व करें। ये देखिए इसने आगे को किया हुआ है, एंटीरियर किया हुआ है, या आप कह लो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में किया हुआ है, इसको हम कहेंगे प्रोट्रैक्शन। और जास के हवाले से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये जो इसने अपना लोअर जो है, लोअर नीचे वाला जबड़ा, ये आप देखो थोड़ा सा आगे की तरफ है, ठीक है। तो ऐसी मूवमेंट को हम क्या कहेंगे? प्रोट्रैक्शन, यानी फॉरवर्ड या एंटीरियर मूवमेंट हो रही है। तो ये शोल्डर के हवाले से मैंने आपको बताया, और ये जो है वो मैंने आपको जॉस के हवाले से बताया है, लोअर जॉ के हवाले से, ये प्रोट्रैक्शन है। और नेक्स्ट जो टर्म है इसकी जो ऑपोजिट है वो है रिट्रैक्शन। रिट्रैक्शन अब बैकवर्ड और पोस्टीरियर मूवमेंट, यानी कि पीछे की तरफ, ये आगे की तरफ थी। जो हमने प्रोट्रैक्शन पढ़ी है स्टूडेंट, वो आगे की तरफ थी। रिट्रैक्शन जो है वो बैकवर्ड और पोस्टीरियर मूवमेंट ऑफ एन एनाटॉमिकल पार्ट ऑफ द बॉडी, और दिस टर्म इज अप्लाइड टू मूवमेंट्स ऑफ शोल्डर गिडल एंड लोअर जॉ। वही बात कि जिस तरह से प्रोट्रैक्शन जो है वो शोल्डर गिडल और लोअर जॉ के लिए थी, इस तरीके से जो रिट्रैक्शन है वो भी शोल्डर गिडल और लोअर जॉ के लिए है। फ़र्क क्या है? रिट्रैक्शन में जो आपका शोल्डर है वो भी पीछे जा रहा होगा, आपका जो लोअर जो है वो भी पीछे जा रहा होगा। नाउ लुक एट द डायग्राम। ये देखिए, ये जो शोल्डर है ये पीछे की तरफ जा रहा है ना, ये आगे की तरफ था प्रोट्रैक्शन में, और रिट्रैक्शन में आप देखो ये पीछे की तरफ है, लाइक दिस। इस तरीके से अगर आप जॉ को देखो तो प्रोट्रैक्शन में ये लोअर जॉ आगे की तरफ है, और यहाँ पर ये अपना वही बैक पोजीशन पोस्टीरियर साइड पे जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। ये देखिए नॉर्मल हुआ, ये रिट्रैक्शन। तो होपफुली प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन, फिर वही बात मैं कहूँगी कि बोलने में सुनने में लफ्ज़ बहुत मुश्किल लग रहे होते हैं कि पता नहीं क्या चीज़ है, बट जब हम इसको एक बार पढ़ लेंगे, पढ़ लिया हमने, तो अब हमारे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं रहा। प्रोट्रैक्शन में हमने क्या कहा कि ये एक फॉरवर्ड और एंटीरियर मूवमेंट है, और ये जो हमारा रिट्रैक्शन है ये बैकवर्ड या पोस्टीरियर मूवमेंट है। ठीक है बच्चे, यहाँ तक जो है वो होपफुली कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट टर्म हमारे सामने आती है इन्वर्जन। इन्वर्जन, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ फुट। ये फुट, अब वो तो जैसे प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन किसकी मूवमेंट थी? लोअर जा की है, शोल्डर की। इन्वर्जन इज द मूवमेंट ऑफ फुट, ये पाँवों की, जो नीचे पाँव होते हैं जिसमें आप लोग शूज़ पहनते हो, फुट, सो डैट द सोल फेसेस। सोल क्या होता है बच्चे?
जो पाँव होता है, फुट होता है, उसका जो नीचे वाला पार्ट होता है जो ज़मीन पे लग रहा होता है, अगर आप फॉर एग्जांपल नेकेड फुट चलो, नंगे पाँव ज़मीन पे चलो, तो जो पार्ट ज़मीन पे लग रहा होता है उसको सोल कहते हैं। तो ये जो इन्वर्जन होती है, इसमें जो सोल होता है ना, उसका डायरेक्शन जो है वो अंदर की तरफ होती है या मीडियल लाइन की तरफ होती है, या मीडियल डायरेक्शन में होती है। मीडियल मैंने आपको बताया था, वो लाइन जो बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है उसको हम मीडियल बोलते हैं, मीडियल लाइन बोलते हैं। और ये देखो कि ये मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, ये देखिए ये जो सेंटर है उसकी तरफ ये इन्वर्जन जो है ये उसकी तरफ जा रहा है। ये मूवमेंट सोल की कहाँ पर हो रही है? इनवर्ड। इन्वर्जन से ज़हन में रखना कि जो सोल है उसकी जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड होती है, अंदर की तरफ होती है, टूवर्ड्स द, आप कह लो कि मीडियल डायरेक्शन में होती है इन्वर्जन में। अच्छा, ये जब आप फिजिकल क्लासेस में आओगे तो ये मैं आपको वन बाय वन स्टूडेंट्स को खड़ा करूँगी और उनसे पूछूंगी कि बच्चे इन्वर्जन करके बताओ, इन्वर्जन जो है वो कौन सी डायरेक्शन होती है, कौन सी मूवमेंट होती है। तो वो आपने करके भी दिखाना है कि ये देखें, ये जो सोल है अगर ये मीडियल डायरेक्शन में हो या अगर ये इनवर्ड होगा तो इसको इन्वर्जन कहेंगे, और इसका रिवर्स जो होता है वो क्या होगा? इसका रिवर्स होगा इवर्जन। ई वर्जन, वो इनवर्जन था, ये ई वर्जन है। इट इज द ऑपोजिट मूवमेंट ऑफ द फुट सो दैट द सोल फेसेस इन अ लेटरल, मीडियल या लेटरल, दो डायरेक्शंस हमने इस हवाले से देखी थी ना, तो लेटरल डायरेक्शन या बाहर की तरफ होगा। अब आप इसको गौर से देखो, ये जो इवर्जन है, ये जो इसका सोल है ना, ये बाहर की तरफ होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है या लेटरल साइड पर होता है। ये जब मैं आपसे फिजिकल क्लासेस में प्रैक्टिकली करवाऊंगी ना, फिर आपको और अच्छे से क्लियर होगा। डायग्राम में भी इतना अच्छा क्लियर ना हो रहा हो, बट यहाँ पर भी बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है अगर आप फोकस करो ज़रा सा कि यहाँ पर जो सोल है ये इनवर्ड आ रहा है, बिल्कुल इनवर्ड आ रहा है, या आप कह लो मीडियल डायरेक्शन में आ रहा है। बट यहाँ पर अगर हम सोल को देखें तो ये लेटरल साइड पर जा रहा है, ये बाहर की तरफ जा रहा है, इसको इवर्जन कहते हैं। तो होपफुली ये जो चीज़ है वो क्लियर हुई होगी, इन्वर्जन और ईवर्जन। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इन्वर्जन और ईवर्जन आप फोकस ज़्यादा इसको कहाँ पर कर रहे होगे, तो आप फुट का बताओगे कि हम ये फुट में कर रहे होंगे, और वो फिर पूछ लें अगर कि बच्चे करके दिखाओ इन्वर्जन में क्या डायरेक्शन होती है और सोल की, और इवर्जन में क्या डायरेक्शन होती है सोल की, तो वो वही बच्चा बता पाएगा 100% कॉन्फिडेंस के साथ कि जिसने बाकायदगी से क्लासेस भी अपनी ली हुई होंगी और उसको याद भी किया हुआ होगा, उसको प्रैक्टिस भी किया हुआ होगा। तो ये है इन्वर्जन और ये है ईवर्जन, ये जिसमें सोल अंदर की तरफ या आपको मिडिल डायरेक्शन में होगा तो इन्वर्जन, लेटरल डायरेक्शन में होगा या आप कह लो आउटवर्ड होगा तो उसको हम इवर्जन कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टर्म है, अच्छा ये भी मैंने, हाँ यहाँ पर ज़्यादा अच्छा मैंने इसको एक और डायग्राम ऐड की थी। ये देखिए यहाँ पर ये अंदर की तरफ इसका जो रुख है, जो सोल है इसका अंदर की तरफ है, और यहाँ पर देखो बाहर की तरफ है। दोनों में अब आपको फ़र्क क्लियर हो रहा होगा कि इन्वर्जन में कहाँ पर है और इवर्जन में कहाँ पर है। तो आपने इस वाली डायग्राम को फोकस करना है। मैंने ये वाली डायग्राम ऐड की थी कि ये ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। इन्वर्जन ये अंदर की तरफ है सोल और ये बाहर की तरफ है सोल। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एलिवेशन। एलिवेशन क्या होती है? वो जो एलिवेटर होती है, लिफ्ट होती है, वो कहाँ लेके जा रही होती है? हमें ऊपर की तरफ लेके जा रही होती है ना। एलिवेट करना मतलब ऊपर की तरफ लेकर जाना। अब एलिवेशन क्या होता है? एलिवेशन मीन्स रेजिंग अ बॉडी पार्ट। अब यहाँ पर जो ऊपर की तरफ जा रहा होगा या बुलंद हो रहा होगा वो आपका बॉडी पार्ट हो रहा होगा। ईजी द लोअर जॉ इज एलिवेटेड, जो लोअर जॉ है वो ऊपर की तरफ मूव करता है। व्हेन माउथ इज क्लोज, जब मुंह बंद होता है। जब हमारा मुंह बंद होता है तो जो हमारा लोअर जॉ है बच्चे वो ऊपर की तरफ जाता है। जैसे मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, लुक एट दिस डायग्राम। यहाँ पर ये जो लोअर जॉ है ये नीचे की तरफ जा रहा है। ये when mouth lower jaw is elevated when mouth is closed। तो ये देखें, इस चीज़ को देखें, इसको सॉरी अभी नहीं, ये वाला चीज़ देखने क्योंकि पहले एलिवेशन है कि ये जो लोअर जॉ है ये ऊपर की तरफ जा रहा है जब मुंह बंद है। ये देखो ये जो मुंह बंद है तो ये जो लोअर जॉ है ये क्लियर हुई हुई है डायग्राम। ये जो नीचे वाला जबड़ा ये किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये जो लोअर जॉ है कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। इसको हम क्या कहेंगे? अभी ऊपर की तरफ जा रहा है ना तो इसको हम कहेंगे एलिवेशन। यानी जब माउथ क्लोज होगा तो लोअर जा ऊपर की तरफ जाएगा। इसको हम क्या कह देंगे? इसको हम कह देंगे कि एलिवेशन हो रही है। और अगर हम दूसरी वाली बात करें, ये देखें
कि जब माउथ ओपन है तो ये जो लोअर जा है ये कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। नीचे की तरफ जा रहे का मतलब क्या है, डिप्रेस हो रहा है। जो भी हम कहते हैं कि डिप्रेशन का मतलब ही क्या होता है कि आपने अपने बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे होते हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये जो लोअर जो है ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो ये डिप्रेस हो रहा है, ये डिप्रेशन, इसको हम कहेंगे डिप्रेशन। जब लोअर जो ऊपर की तरफ मूव करेगा और माउथ क्लोज होगा उसको हम कहेंगे एलिवेशन, और जब माउथ ओपन होगा और ये जो लोअर जो है ये नीचे की तरफ मूव करेगा इसको हम कहेंगे डिप्रेशन। एलिवेशन मीन्स रेजिंग अ बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट क्या हो रहा है, रेज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल द लोअर जा इज एलिवेटेड व्हेन माउथ इज क्लोज। लोअर जा एलिवेट हो रहा है जब मुंह बंद है। ये देखें ये ऊपर की तरफ जाता है जब मुंह, इसको आप फिजिकली भी करके देखोगे, जब आपने मुंह बंद करना है तो जो लोअर जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, और जब आपने माउथ खोलना है तो आप इसको करके देखोगे कि जब हम माउथ ओपन करते हैं तो जो लोअर जो है वो नीचे की तरफ जा रहा होता है, फिर माउथ जो है वो ओपन होता है, ये वाला। तो इनमें जो मूवमेंट्स है, अच्छा ये सिर्फ और सिर्फ लोअर जा या के लिए नहीं है, मतलब और भी बॉडी पार्ट्स होते हैं जो रेज भी कर रहे होते हैं और वो डिप्रेस भी हो रहे होते हैं। तो ये जो है वो जस्ट फॉर द लोअर जा के लिए फिक्स नहीं है, बट समझाने के लिए ये बेस्ट एग्जाम्पल है कि इसमें जो है वो रेज हो रहा है बॉडी पार्ट, ये देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, एलिवेट हो रहा है तो माउथ बंद हो रहा है, और जब माउथ ओपन हो रहा होता है तो लोअर जा नीचे की तरफ जा रहा होता है, इसको हम डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन मीन्स लोअरिंग अ बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट क्या हो रहा होता है, लोअर यानी नीचे की तरफ जा रहा होता है। इट इज़ द ऑपोजिट मूवमेंट टू एलिवेशन। ये ऑपोजिट मूवमेंट है एलिवेशन की। ये देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, ऑपोजिट हैं। तो इट इज़ द ऑपोजिट मूवमेंट टू एलिवेशन। फॉर एग्जाम्पल मूवमेंट ऑफ ईजी का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल मूवमेंट ऑफ लोअर जा टू ओपन द माउथ, कि लोअर जा जो है वो डिप्रेस हो रहा होगा जब माउथ जो है वो ओपन हो रहा होगा। ये देखो तो ये डिप्रेशन है और ये एलिवेशन है। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास ओपोजिशन। ओपोजिशन क्या होता है, ओपोजिशन इज द थंब मूवमेंट। ये किसकी मूवमेंट है, ये थंब की मूवमेंट होती है। थंब किसको कहते हैं, अंगूठे को कहते हैं। दैट ब्रिंग्स द टिप ऑफ द थंब, जो क्या करता है, अच्छा ये आपने ना नोट डाउन कर लेनी है। जो डेफिनेशन है अपोजिशन की नोट्स में जो आपकी लिखी हुई है उसके साथ जो है ना वो आपने ये वाली डेफिनेशन भी लिख देनी है अपोजिशन की। ये डेफिनेशन जो है वो जो आपके नोट्स में है, जब फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होंगी तो उसको तब आपको क्लियर करवाऊंगी, बट अभी के लिए आपने ये वाली डेफिनेशन लिखनी है। ये इजी है रिमेंबर करने के लिए, याद करने के लिए, समझने के लिए ये बेस्ट डेफिनेशन है। तो इसको जो है ना वो साथ के साथ नोट डाउन कर लो। ओपोजिशन, ओपोजिशन इज द थंब मूवमेंट। ये मूवमेंट है किसकी, थंब की। थंब किसको कहते हैं, अंगूठे को। दैट ब्रिंग्स द टिप ऑफ द थंब, यानी कि जो क्या करती है, टिप ऑफ द थंब जो होता है, यानी कि जो अंगूठे का टिप होता है, जो उसका आप कह लो कि फ्रंट होता है, बल्कि फ्रंट से बेहतर है कि जो सिरा बिल्कुल किनारा होगा ना थंब का, उसको लाएगी इन कांटेक्ट विद द टिप ऑफ द फिंगर्स। फिंगर्स की टिप, फिंगर की टिप या और थंब की टिप आपस में एक दूसरे के करीब आएगी ओपोजिशन में। आपके नोट्स पे लिखा हुआ है ड्यूरिंग ओपोजिशन थंब पैड इज ब्राउट टू टच एंड टू ओपोज अ फिंगर पैड टू द एक्सटेंडेड फिंगर्स। तो ये थोड़ी सी आप लोगों के लिए मतलब अभी याद बिगनिंग है आप लोगों की, तो इसलिए मैं आपको ये वाली अभी करवा रही हूँ। जब फिजिकल क्लासेस होंगे तो ये वाली डेफिनेशन भी क्लियर कर लेंगे, बट अभी के लिए आपने ये वाली लिख देनी है कि जिसमें थंब टिप और फिंगर टिप एक दूसरे के करीब आ रही होंगी, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे ओपोजिशन। मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाती हूँ। ये जैसे ये देखें, ये जो थंब टिप है और ये जो फिंगर टिप है, ये एक दूसरे के क्या आ रही हैं, करीब आ रही हैं। ये देखो टच कर रही है ना एक दूसरे को, इसको हम कहेंगे ओपोजिशन। इसको हम क्या कहेंगे, ओपोजिशन। अच्छा दूसरी टर्म जो इससे रेलेवेंट है वो है हमारे पास रिपोजिशन। रिपोजिशन इज द रिवर्स मूवमेंट। ये एक रिवर्स, देखो ना रिपोजिशन, तो एक रिवर्स मूवमेंट है डेट रिटर्न्स द थंब, जो थंब को वापस लाएगा टू द एनाटॉमिकल पोजीशन, जो उसकी एनाटॉमिकल पोजीशन होगी उसी में उसको वापस ले आएगा।
जैसे आपको याद है कि मैंने आपको एनाटॉमिकल पोजीशन में जो हाथ की कंडीशन बताई थी, वो जो बिल्कुल सही नॉर्मल, ये देखें, ये जैसे ये जो दूसरे वाला है, ये रिपोजिशन है। इसमें देखो टिप्स आपस में थंब की और फिंगर की मिली हुई नहीं है, बल्कि जो थंब है वो नेक्स्ट टू द इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स फिंगर किसको कहते हैं भला? इंडेक्स फिंगर कहते हैं जो ये जो आपकी फर्स्ट फिंगर होती है ना, ये वाली, इसको कहते हैं इंडेक्स फिंगर। तो जो रिपोजिशन में वो पूछ सकते हैं कि थंब की पोजीशन क्या होती है, तो आपने कहना है थंब की पोजीशन जो है वो नेक्स्ट टू द इंडेक्स फिंगर होती है। ये देखो ये इंडेक्स फिंगर है और ये थंब है, तो ये होता है रिपोजिशन। इसमें जो टिप्स है फिंगर की और थंब की वो आपस में कंबाइन नहीं है, मिली हुई नहीं है, इसमें मिली हुई है। इसको हम कहते हैं ओपोजिशन और इसको हम कहते हैं रिपोजिशन। ठीक है, तो ये जो टर्मिनोलॉजी है ओपोजिशन और रिपोजिशन की, होपफुली आपको क्लियर हो गई होगी। रिपोजिशन इज द रिवर्स मूवमेंट दैट रिटर्न द थंब टू एनाटॉमिकल पोजीशन। ये एनाटॉमिकल पोजीशन में वापस ले आता है हैंड का। तो यहाँ तक जो है वो बेसिक मतलब डेफिनेशंस जो है ना हमारी। नेक्स्ट है एक डेफिनेशन रह गई है, वो है हमारे पास डॉर्सी फ्लेक्शन और प्लैंटर फ्लेक्शन। पहले बोल 3 to 4 टाइम्स आपने वर्ड्स ही बोलने हैं, डॉर्सी फ्लेक्शन, प्लैंटर फ्लेक्शन। फिर बोलेंगे डॉर्सी फ्लेक्शन और प्लैंटर फ्लेक्शन। डॉर्सी को आपने डी से डी जहन में रखना है। डॉर्सी फ्लेक्शन में, अब फ्लेक्शन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, ये देखो फ्लेक्शन से कंबाइन हो रहा है यहाँ पे। फ्लेक्शन का मतलब मैंने बेंडिंग मूवमेंट बताई थी, इसीलिए लेक्चर के शुरू में फ्लेक्शन दोबारा रिपीट किया था। फ्लेक्शन बेंडिंग मूवमेंट होती है। अब डॉर्सी फ्लेक्शन में भी फ्लेक्शन हो रही है, बेंडिंग हो रही है। प्लैंटर फ्लेक्शन में भी अप टू सम एक्सटेंट बेंडिंग हो रही है। तो डॉर्सी फ्लेक्शन में डिक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन द फुट एंड लेग। फुट एंड लेग, अब आपको फुट का भी पता है और आपको लेग का भी पता है। जब मैं आपको लोअर लिम्स पढ़ा रही थी स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको फुट और लेग का जो है वो डिफरेंस बताया था। तो फुट और लेग के दरमियान अगर फासला कम हो रहा होगा तो उसको हम कहेंगे डॉर्सी फ्लेक्शन। डी से डी जहन में रखना है, डिक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन फुट एंड लेग। फुट एंड लेग में अगर डिस्टेंस कम हो रहा होगा उसको हम क्या कहेंगे? डॉर्सी फ्लेक्शन कहेंगे। और प्लैंटर फ्लेक्शन क्या होता है? इंक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन फुट एंड लेग। फुट और लेग के दरमियान अगर डिस्टेंस बढ़ रहा होगा, ज़्यादा हो रहा होगा। इंक्रीज का क्या मतलब होता है? ज़्यादा होना। डिक्रीज का मतलब होता है कम होना। और बच्चों ये साथ के साथ मीनिंग्स भी लिख लो अपने नोट्स पर। इंक्रीज का क्या मतलब होता है, डिक्रीज का भी क्या मतलब होता है। कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता तो इसमें कोई हमें वो होने की ज़रूरत नहीं है कि हम उसको कंफ्यूज हो या वो हो। हमें साथ के साथ लिख लेने चाहिए। जो चीज़ नहीं पता होती हम उसको साथ के साथ नोट डाउन कर लेंगे तो पता चल जाएगी। सिंपल सी बात है। तो डिक्रीज का मतलब कम होना, इंक्रीज का मतलब ज़्यादा होना। अगर डिस्टेंस फुट और लेग के दरमियान कम हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, उसको हम कहेंगे डॉर्सी फ्लेक्शन। और अगर डिस्टेंस जो है वो फुट और लेग के दरमियान बढ़ रहा होगा, ज़्यादा हो रहा होगा, उसको हम कहेंगे प्लैंटर फ्लेक्शन। मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाती हूँ। ये देखें, ये जो डिस्टेंस है ये लेग है जैसे हमने बताया, और ये हमारे पास फुट है। देखें दोनों के दरमियान यहाँ पर डिस्टेंस क्या है? कम है, डिक्रीज हो रहा है। इसको हम क्या कहेंगे? डॉर्सी फ्लेक्शन। और यहाँ पर अगर आप देखो तो डिस्टेंस जो है वो लेग और फुट के दरमियान इंक्रीज हो रहा है। ये देखें इसकी निस्बत तो ज़्यादा ही है ना, इसकी निस्बत ज़्यादा है, तो इसको हम कहेंगे प्लैंटर फ्लेक्शन। ठीक है, ये हमारे पास होता है डॉर्सी फ्लेक्शन और ये हमारे पास होता है प्लैंटर फ्लेक्शन। ये डिस्टेंस कम हो रहा है और ये वाला डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो रहा है प्लैंटर फ्लेक्शन में। तो ये जो है ना, यहाँ तक हमारी जो मूवमेंट्स की टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों का जो बेसिक वर्ड्स हैं, जिनको मैं थोड़ा सा अब रिपीट करती हूँ कि हमने कौन कौन से वर्ड्स पढ़े। तो बच्चे हमने अपना एनाटॉमिकल टर्म्स पोजीशंस के हवाले से एंटीरियर एंड पोस्टीरियर देखा था। तो मैंने बताया था एंटीरियर फ्रंट को कहते हैं और पोस्टीरियर बैक को कहते हैं। अभी थोड़ा सा मैं रिवाइज करा रही हूँ आप लोगों को कि हमने पढ़ क्या लिया हुआ है। एंटीरियर फ्रंट को कहते हैं और पोस्टीरियर मैंने बताया था बैक को कहते हैं।
उसके बाद मैंने आपको सुपीरियर और इन्फीरियर का बताया था। तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको सुपीरियर कह रहे थे और जो नीचे वो इन्फीरियर था। जैसे आंखें ऊपर हैं तो उनको हम सुपीरियर बोलेंगे, आइज एज कंपेयर टू नोज। तो सुपीरियर क्या हुई, आइज, और इन्फीरियर क्या हुई, नोज। बट अगर हम कंपेयर करें नोज और लिप्स को, तो अब नोज क्या होगी, सुपीरियर होगी, और लिप्स क्या होंगे, इन्फीरियर होंगे। तो ये हमने थोड़ा सा सुपीरियर और इन्फीरियर का देखा था। उसके बाद जो है वो हमने देखा था अबाउट मीडियल एंड लेटरल। तो ये आपको मैंने बताया था कि पोजीशन दैट इज क्लोजर टू द मिड लाइन उसको हमने कहा था मीडियल, और जो अवे फ्रॉम द मिड लाइन था उसको हमने कहा था, या जिसका डिस्टेंस मिड लाइन से ज़्यादा था उसको हमने कहा था लेटरल। और उसके बाद हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था अबाउट ओरिजिन के बारे में और इंजर्शन के बारे में, और बेली के हवाले से देखा था, टेंडन पढ़ा था और जॉइंट को देखा था। अच्छा, अब ये जो ओरिजिन, इंजर्शन, बेली है, ये एनाटॉमिकल टर्म्स थी मसल्स की। ओरिजिन, इंजर्शन, बेली और टेंडन ये थी मसल्स के हवाले से। उसके बाद मैंने आपको एनाटॉमिकल टर्म मूवमेंट्स के हवाले से जॉइंट को बताया था, और फिर वही फ्लेक्शन, लेटरल फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, रोटेशन, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन, सर्कमडक्शन, प्रोनेशन, सुपिनेशन और प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, इन्वर्जन, इवर्जन, एलिवेशन, डिप्रेशन, ओपोजिशन और रिपोजिशन। इसके बाद डॉर्सीफ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन। तो होपफुली मैंने आपको जो ये सारी वर्ड्स हमने पढ़े हैं ये हमें अच्छे से जो है वो समझ आ गए होंगे। ये था अबाउट द एनाटॉमिकल टर्म्स, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है रिगार्डिंग द एनाटॉमी। ये अगर आप लोगों को अच्छे से आ गया तो आगे जो है वो आप लोगों के लिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, इसके अलावा जो मूवमेंट्स से हटकर जो थोड़ा सी बात है वो ये मैं आपको थोड़ी सी एक टर्मिनोलॉजीज कुछ बताऊं कि कुछ जो हमारे स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो बोथ साइड ऑफ द बॉडी होते हैं, यानी लेफ्ट साइड पर भी होते हैं और राइट साइड पर भी होते हैं। तो उनको हम कहते हैं बाइलेटरल। उनको हम क्या कहेंगे, बाइलेटरल, यानी वो ऑर्गन्स जो दोनों साइड पर होंगे बॉडी के, लेफ्ट साइड पर भी होंगे और राइट साइड पर भी होंगे, उनको हम क्या कहेंगे, बाइलेटरल। जैसे एयर्स हैं वो दोनों साइड्स पर हैं, लेफ्ट साइड पर भी है और राइट साइड पर भी है। इसी तरह आईज हैं, वो लेफ्ट साइड पर भी है और वो राइट साइड पर भी है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहेंगे, बाइलेटरल स्ट्रक्चर्स या बाइलेटरल ऑर्गन्स कह देंगे, जो दोनों साइड पर होंगे। उसके बाद होता है एक वर्ड यूनिलेटरल। बाई का मतलब होता है दो और यूनि का मतलब क्या होगा, एक। तो एनी स्ट्रक्चर और ऑर्गन विच अकर ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी, अगर वो बॉडी की एक साइड पर होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिलेटरल। जैसे कि अगर स्प्लीन है, ये एक ऑर्गन है, ठीक है, स्प्लीन एक ऑर्गन है, ये सिर्फ एक ही होती है, एक ही साइड पर होती है बॉडी के, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, यूनिलेटरल। जो एक साइड पर होगी उसको यूनिलेटरल कहेंगे, और जो दोनों साइड्स पर होंगे उनको हम बाइलेटरल कहेंगे। तो उसके बाद जो है हमारे पास कुछ टर्म और होती हैं, जैसे इप्सिलेटरल। इप्सिलेटरल में जो स्ट्रक्चर सेम साइड ऑफ द बॉडी पर होंगे, यानी या तो लेफ्ट साइड पर होंगे या फिर राइट साइड पर होंगे। जैसे राइट हैंड है और राइट फुट है, ये दोनों एक ही साइड पर होंगे बॉडी के, राइट साइड पर होंगे, तो इनको हम कहेंगे इप्सिलेटरल। क्या वर्ड होगा, इप्सिलेटरल, यानी बॉडी के एक ही साइड पर है, राइट साइड पर है। जैसे राइट हैंड है, राइट फुट है, या फिर लेफ्ट हैंड है और लेफ्ट फुट है, दोनों एक ही साइड पर होंगे तो उसको हम कहेंगे ऐसे स्ट्रक्चर्स को इप्सिलेटरल। और अगर एक स्ट्रक्चर लेफ्ट साइड पर हो और एक राइट साइड पर हो, यानी एक दूसरे के ऑपोजिट हो, विद रेफरेंस टू अनदर स्ट्रक्चर, ये एक दूसरे से, एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर के ऑपोजिट हो, ऑपोजिट साइड पर हो, एक राइट पर होगा एक लेफ्ट पर होगा, उसको हम कहेंगे कॉन्ट्रालेटरल। क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रालेटरल। तो ये थोड़ा सा आपको मैंने
इस हवाले से बता दिया कि अगर इनकी पोजीशंस इस तरह से हों, तो ये टर्मिनोलॉजी आपके नोट्स में भी मेंशन है, वहाँ से भी देख लोगे। बायलेटरल यानी कि दोनों साइड पर होंगे बॉडी के ये स्ट्रक्चर्स, लेफ्ट पर भी होंगे और राइट पर भी होंगे, तो उनको हम बायलेटरल कहेंगे, जैसे कि एयर्स, जैसे कि आइज। और यूनिलेटरल जो सिर्फ एक साइड पर बॉडी के होंगे उनको हम कहेंगे यूनिलेटरल, जैसे स्प्लीन एक यूनिलेटरल ऑर्गन है, वो बॉडी की एक ही साइड पर होगा। इप्सिलेटरल में मैंने कहा कि दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एक दूसरे के यानी बिल्कुल एक ही सेम साइड पर होंगे, या तो राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पर, यानी सेम साइड पर होंगे। जैसे राइट हैंड एंड राइट फुट ये इप्सिलेटरल है, इस तरीके से लेफ्ट हैंड और लेफ्ट फुट ये इप्सिलेटरल है। और उसके बाद कॉन्ट्रालेटरल मैंने कहा एक लेफ्ट पर होगा एक राइट पर होगा, जैसे लेफ्ट हैंड कर लो और राइट फुट कर लो, या राइट फुट कर लो और लेफ्ट फुट कर लो, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्ट्रालेटरल होंगे। राइट फुट इज कॉन्ट्रालेटरल टू लेफ्ट फुट, एक राइट साइड पर है और एक लेफ्ट साइड पर है, तो इनको हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रालेटरल। तो होपफुली ये जो आपको टर्मिनोलॉजीज है ये भी समझ में आ गई होंगी, और जो हमने लेक्चर में आज सारा स्टडी किया प्रोट्रैक्शन का और रिट्रैक्शन का, और फिर हमने इन्वर्जन, ईवर्जन, एलिवेशन, डिप्रेशन, ओपोजिशन, रीपोजिशन और डॉर्सीफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, और इनकी डायग्राम्स क्लियर हो गई होंगी। ये आपका चैप्टर एंड हो रहा है। अगर किसी स्टूडेंट को मैं इस चीज़ पे बहुत फोकस कर रही हूँ, अगर फिर भी समझ में कोई वर्ड नहीं आया तो वो ज़रूर पूछ लेगा, वरना फिर ये चीज़ उसको आगे जाके बहुत जो है ना कंफ्यूज करेगी कि ये टर्म क्या था, ये टर्म क्या था। तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो ज़रूर पूछेगा। होपफुली यहाँ तक आपकी एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 3 सरफेस एनाटॉमी, उसमें जो है वो सारा बोन से रेलेवेंट चीज़ें हैं, तो होपफुली आप उसको एक बार पहले से थोड़ा सा रीड करके रखेंगे ताकि जब डिस्कस हो तो आपके लिए इतना ज़्यादा नया, क्योंकि ये चीज़ें कुछ आपने बोन्स के हवाले से 9th-10th की बायो में अपना कवर किया हुआ है, तो होपफुली वहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। बाकी जब मैं डिस्कस कराऊंगी तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर योर कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।